नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक विभागों का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विभागों का प्रेजेंटेशन लेंगे। 18 अप्रैल को सामाजिक सुरक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन होगा। समाज कल्याण, महिला कल्याण विभाग भी इसमें शामिल है। 19 अप्रैल को चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रस्तुतिकरण होगा। 20 तारीख को ग्राम विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद 21 अप्रैल को नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। 22 को शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा का प्रेजेंटेशन होगा। योगी सरकार 2.0 लगातार एक्शन मोड पर है और विभिन्न विभागों का प्रेजेंटेशन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने जा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना है। आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर यह फैसला होगा। जमानत को रद्द करने की मांग पर आज फैसला हो सकता है। देखना होगा इस फैसले के बाद आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती है या फिर किसी तरह की रियायत उन्हें मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला होगा जिस पर सभी की नजर है। लखीमपुर हिंसा जिसमें किसानों को कुचलने का आरोप लगा था आशीष मिश्रा पर और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और आज इस मामले में जमानत को लेकर फैसला आने वाला है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुभासपा की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। चारबाग स्थित रविंद्रालय में यह बैठक होगी और कुछ देर में ही इस बैठक की शुरुआत होगी। बैठक की पहले की तस्वीर सामने आई है। पदाधिकारियों के साथ बैठक होने जा रही है। समीक्षा के साथ 2024 की तैयारियों में जुटेगी सुभासपा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है। सुभासपा की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन आज हो रहा है और ओम प्रकाश राजभर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और सीधे हम रुक करेंगे लखनऊ का। हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, 2024 की तैयारियों को लेकर काफी अहम ये बैठक मानी जा रही सुभासपा की और हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं आपके पीछे की कि किस तरह से जो तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। कब तक इस बैठक की शुरुआत होगी और कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे जिन पर आज फोकस होगा? लिख करके किसी को बताना नहीं है, किसी को आपको दिखाना नहीं है। यह घूस रखा जाएगा, आप जमा कर दीजिएगा। दूसरा, उसी कारण में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के ट्रेन से या बसों से आ रहे हैं वो आप देखेंगे सामने लगातार जारी है। बैठक के बारे में कहा जा रहा है कि ये बैठक पहली बैठक है हो रही है। 2022 परिणाम आने के बाद अपने कार्यकर्ताओं का बैठक कर रही है। ये जा रहा है कि 2022 बैठक काफी महत्वपूर्ण है। तौकीर, हम किदवई में भी हम इसमें देख सकते हैं, बैठक में भी तमाम तरह की तैयारी है। लेकिन तौकीर किदवई, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तैयारियों की समीक्षा भी होगी और तौकीर एक निवेदन ये भी आपसे कि साउंड बहुत ज्यादा बैकग्राउंड से आ रहा है, इस वजह से कोशिश करें कि थोड़ा सा बाहर इस बैठक के जाके आप हमें तैयारियों के बारे में और विस्तार से बता पाएं कि आज और कौन से ऐसे मुख्य बिंदु होने जा रहे हैं जो इस बैठक में एजेंडा होंगे, जिस पर चर्चा होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आए कि पहली बार ऐसा है कि भाजपा बैठक कर रही है। समीक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि समीक्षा की जाएगी जो परिणाम आए वो क्यों आए और सरकार बनाने में सक्षम क्यों नहीं हो पाए। इसके अलावा दूसरा मुख्य बिंदु है 2024 चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल जो है वो इसमें जुट चुके हैं 2024 की तैयारियों में। तो देखना होगा भाजपा की क्या तैयारी है, जो पार्टी के साथ जाएंगे ये किसी और दल के साथ 2024 सफर तय करेंगे। उसमें ऐसे बिंदु है फिलहाल। और इसके अलावा जो संगठन की मजबूती है वो कहीं ना कहीं ज्यादा मायने रखी है कि 2024 से पहले जो संगठन की मजबूती 2024 की तैयारी को लेकर काफी अहम ये बैठक और इस बैठक के बाद भी तौकीर हम आपसे अपडेट लेंगे इस खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने। बढ़ते आगे और बात करेंगे अमेठी की, जहां देर रात बारात से लौट रही बोलेरो गाड़ी ट्रक से टकरा गई और इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजने के प्रयास में जुट गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल गौरीगंज में भर्ती कराया गया है, जहां से चारों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात 12:15 बजे ट्रक और बोलेरो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। देखने वालों का कहना है कि बोलेरो में सवार करीब 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी लोगों की पहचान हो गई है। इनमें अमेठी के गुडरे गांव के 40 वर्षीय कल्लू का 8 वर्षीय पुत्र सौरभ, शाहगढ़ के 30 वर्षीय कृष्ण कुमार सिंह, शिव मिलन निवासी नेवड़िया,
वीररामपुर शाहगढ़ के रवि तिवारी और पचेहरी गांव गौरीगंज त्रिवेणी प्रसाद शामिल हैं। तो इस खबर का दुखद पहलू यह रहा कि इस हादसे में मौके पर ही 6 लोगों की मौत हुई है। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, आज विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है। आज विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है। ताजमहल सहित सभी स्मारकों में मुफ्त प्रवेश होगा। फतेहपुर सीकरी में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन होगा। भजन सम्राट अनूप जलोटा सुरमई संध्या सजाएंगे और शाम को पंचमहल पर सुरमई संध्या का आयोजन किया गया है। तो आज विश्व धरोहर दिवस है और ताज नगरी आगरा में भी इसको लेकर तैयारी है। आज ताज का दीदार आप मुफ्त में कर पाएंगे, यानी कि आज जो प्रवेश शुल्क है वो आपको नहीं देना होगा। फतेहपुर सीकरी में भी इसी तरह के कुछ इंतजाम है, यहां पर भी मुफ्त दर्शन आप कर सकेंगे, भ्रमण कर सकेंगे इन पर्यटन स्थलों का। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे लखनऊ की, जहां राजधानी में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत आज की गई है। 18 से 24 अप्रैल तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत विमेन लाइन चौराहे से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने की। दयाशंकर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर एक बाइक रैली को भी रवाना किया, जो लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय में 22,000 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हुई है। यूपी में 4 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं। अक्सर देखा जाता है कि कार्यक्रम आयोजित होते हैं मगर सख्ती बस लागू नहीं होती। दयाशंकर सिंह ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर लगाम कसेगी, साथ ही आरटीओ दफ्तर के बाहर लगने वाले दलालों के झुंड पर शिकंजा कसा जाएगा। उसके लिए भी अब मैकेनिज्म अब निकल गया कि वो जो व्यक्ति एग्जाम देगा ऑनलाइन वो वही व्यक्ति है, उसको भी हमारा विभाग पहचान लेगा। इस तरह की चीजें अब हो रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें हों कि लोग अपने घर बैठे ऑनलाइन ही हमारी सेवाएं जो परिवहन विभाग का ले लें। शुक्रिया सर बात करने के लिए। देखिए दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री हैं, इनका कहना है कि लोगों की सहूलियत के लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको आसान किया जा रहा है। जो टेस्ट ड्राइव हो गया वो भी ऑनलाइन हो सकेगी। इसके साथ ही जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया है। अब देखना है कि कितना कारगर होता है और लोगों के बीच ये कितना विश्वास पैदा कर सकता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी लखनऊ। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग के बारे में जानकारी देने की योजना है। दोपहर 1 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग के बारे में जानकारी दी जाएगी। दोपहर 1 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। दोपहर 1 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें राज्य के वित्त विभाग के बारे में जानकारी दी जाएगी। और लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आई है। बहराइच हाईवे पर भाजपा सदर विधायक योगेश वर्मा के स्कॉर्पियो ने बाइक सवार मौसेरे 2 युवकों को रौंद दिया, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके पर गाड़ी छोड़कर भागने में कामयाब हुआ। आपको बता दें कि हादसे के वक्त आरोपी ड्राइवर नशे में था और दोनों युवक शादी समारोह में जा रहे थे। एसपी अरुण कुमार ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र में बहराइच रोड पर एक स्कॉर्पियो और बाइक की आमने सामने से टक्कर हुई है। इसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हुई है। स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया गया है। मृतकों के परिजनों से तहरीर लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली क्षेत्र के बहराइच हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो वाहन का आमने सामने टक्कर हो गई है। इस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। जिस स्कॉर्पियो से ये एक्सीडेंट हुआ था वो सदर विधायक जी का बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो वाहन को और वाहन के चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे पूर्वांचल की। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधिवत रूप से बतौर प्रदेश अध्यक्ष पद का चार्ज ले लिया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में करण माहरा ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और आम जनता से समर्थन प्राप्त करेंगे। उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार कर दिया और कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम होगा। आपको बता दें कि आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कुर्सी संभालेंगे और इस मौके पर उनके साथ कई नेता भी मौजूद होंगे। और सीधा हम रुक करेंगे देहरादून का। हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अजीत, कल करण महारा ने अपना पदभार ग्रहण किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे, वहीं आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पे यशपाल आर्य अपनी कुर्सी संभालने जा रहे हैं। बड़े घटनाक्रम उत्तराखंड में चुनाव के बाद देखने को मिल रहे हैं। किस तरह की तैयारियां की गई हैं यशपाल आर्य की ताजपोशी को लेकर और क्या क्या बंदोबस्त है, और साथ ही ये भी समझाएं कि इन दोनों की जब ताजपोशी हो रही है, ऐसे में उत्तराखंड की सियासत में किस तरह का बदलाव या फिर कुछ और आगे हम देख सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो चुनावी नतीजे आने के लगभग 1 माह बाद उत्तराखंड कांग्रेस में नए नामों की घोषणा हुई थी और नामों की घोषणा होने के साथ ही बगावत भी खुलकर हो गई थी, जिसके बाद लंबा इंतजार हुआ और कल विधिवत तौर पर कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अपनी कुर्सी संभाली है। लेकिन इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लेकर तमाम तरह की तैयारी जो उत्तराखंड कांग्रेस की थी वो साफ तौर पर मंच पर नजर भी आई, लेकिन कई जो ऐसे विधायक थे जो बगावत कर रहे हैं और अंदर खाने मुखर होकर अपनी बातें रख रहे हैं, वो इस कार्यक्रम से पूरी तरह से गायब है। लगभग 1 दर्जन विधायक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, तो सीधे तौर पर एक नाराजगी जो है विधायकों की वो लगातार बनी हुई है। हालांकि जो नए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी नाराजगी नहीं है और वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन अब अगर आज की बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्य के नाम की घोषणा हुई है और वो अब से कुछ ही देर बाद अपना चार्ज लेने वाले हैं। तो ऐसे में उनके कार्यक्रम को भी भव्य रूप देने के लिए कांग्रेस ने तैयारी की है, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम विधानसभा भवन के भीतर होना है तो ऐसे में लिमिटेड लोगों को ही यहाँ पर आने की अनुमति होगी। और जिस तरह की जानकारी मिली है, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा तो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे ही, लेकिन बड़ी खबर जो रहेगी वो ये रहेगी कि उत्तराखंड कांग्रेस के कितने विधायक नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। कल की अगर बात की जाए तो केवल 8 से 10 विधायक वहां पर पहुंचे थे और आधे से ज्यादा विधायक गायब रहे थे, जिनमें से कईयों के तो देहरादून में ही मौजूद होने की खबरें भी थी, लेकिन वो प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे और कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। अब अगला सवाल यही होगा कि उत्तराखंड में जब नेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी हो रही है, वो कार्यक्रम के माध्यम से अपनी ज्वाइनिंग ले रहे हैं, तो उसमें कितने विधायक यहाँ पर पहुंच पाते हैं। बिल्कुल अजीत कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से इस बार के जो नतीजे आए उत्तराखंड में कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, तो ऐसे में 2024 का जो फाइनल होने वाला है, यानी कि लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, इसके पहले कांग्रेस अब अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। और क्या यही वजह है कि नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है और साथ ही साथ जातिगत समीकरण और राजनीतिक समीकरणों का भी ध्यान रखा जा रहा है ताजपोशी के दौरान? बिल्कुल आपने ठीक कहा। उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो नतीजे जिस तरह का आए हैं, चुनावी परिणाम जो निकले वो बिल्कुल ही खिलाफत करते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो सत्ता में आसीन हो रही है, जिसको लेकर यहाँ पर भव्य तरीके से कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय हो चुकी थी। लेकिन अब चुनावी नतीजे आ चुके हैं, कांग्रेस दोबारा से विपक्ष में बैठी है, तो ऐसे में जो बड़ा अब चुनाव होने जा रहा है वो 2024 का होगा, लोकसभा चुनाव। उससे पहले ही कांग्रेस ने यहाँ पर बड़े उलटफेर किए हैं, नए युवा चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया है और साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले करण महारा ने बूथ लेवल तक जाने का ऐलान भी कर दिया है। अब देखना यही होगा कि 2024 से पहले कांग्रेस कितने जातीय समीकरण बैठा पाती है। लेकिन साफ तौर पर जो अभी ताजा नामों की घोषणा हुई है उसमें पूरी तरह से गढ़वाल मंडल की यहाँ पर उपेक्षा की गई है और कुमाऊं से ही तीनों चेहरों को यहाँ पर नामित किया गया है। तो साफ है कि गढ़वाल के तमाम नेता मुखर होकर सरकार और सीधे तौर पर अपने कांग्रेस नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं, जिसका आने वाले दिनों में जो नतीजे हैं, जो परिणाम भी, वो भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से खबर है जहां राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मंत्री धन सिंह रावत ने कार्यक्रम की शुरुआत की। अल्बेंडाजोल की दवा पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और प्रदेश भर में 43.55 लाख बच्चों को ये दवा दी जाएगी। 1 साल से 19 साल के हर बच्चे को दवा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, अल्बेंडाजोल की दवा पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को यह दवा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और प्रदेश भर में 83.55 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। और कृमि मुक्ति दिवस के तौर पर एक अहम कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में हुआ, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि कृमि की जो बीमारी है, इसके चलते बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर एक बड़ी शुरुआत कहीं ना कहीं सरकार की ये मानी जा रही है और मंत्री धन सिंह रावत ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम शुभारंभ हो चुका है। प्रदेश भर में 83.55 लाख बच्चे होंगे जिन्हें इसके बचाव की दवाई पिलाई जाएगी, दवाई खिलाई जाएगी। 1 से 19 साल तक के बच्चों को इसके लिए चयनित किया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजन हुआ है। मंत्री धन सिंह रावत ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उद्देश्य यही है कि
कृमि से बच्चों का बचाव हो। अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़ देना कोई छोटा दर्द नहीं होता। गांव के मेले, यहां गांव वालों ने अपनों के साथ बिताए हुए पल और इसी गांव में जन्मे लोग गांव को छोड़ते समय किस तरह से भावुक होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अन्य राज्यों को रोशन करने के लिए जल समाधि लेने वाला लोहारी गांव इतिहास में दर्ज हो चुका है, लेकिन कई पीढ़ियों से इस गांव में पैदा होने वाले से लेकर बुजुर्ग हो चुके लोग खुद रोशनी और पुनर्वास के इंतजार में हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंटा घर से महज 70 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना के लिए लोहारी गांव को विस्थापित किया गया है। कभी ग्रामीणों से गुलजार रहने वाला लोहारी गांव हमेशा के लिए बांध की झील में जलमग्न हो गया है। झील का पानी ग्रामीणों के घरों के बाद अब खेतों तक भी पहुंच गया है। ग्रामवासियों को 48 घंटे का नोटिस देकर गांव खाली कराने की बात कही गई, जिसके बाद उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने पानी की मात्रा बढ़ाते हुए झील को भरना शुरू कर दिया। देखिए, जहाँ तक बिजली का सवाल है तो बिजली 2 दिन तो हम पूरा अंधेरे में रहे हैं। 2 दिन तक तो कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो व्यवस्थाएं की गई है वो ग्रामीणों द्वारा खुद की गई है। जो बिजली की व्यवस्था है खुद की गई है, पानी की व्यवस्था खुद की गई है। शौचालय की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। कोई मतलब एक आध तो शौचालय हैं, उसमें भी मतलब जो महिलाएं हमारी वो जाती हैं शौच के लिए, बाकी जो पुरुष लोग हैं उनको तो बाहर ही जाना पड़ता है। तो ये सारी अनियमितताएं सरकार की, सारी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ये नहीं करा पाई, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, पुनर्वास को लेकर सरकार की तरफ से कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सरकार ने आनंद फानन में हमको 5 तारीख को 48 घंटे का नोटिस छपा करके हमको तुरंत गांव खाली करने का आदेश जारी कर दिया और हमको तुरंत ही 48 घंटे के अंदर अपना गांव खाली करके शासन प्रशासन ने हम खुले आसमान के नीचे बैठे रहे इस टाइम। 48 घंटे का नोटिस दिया और शाम को 7 बजे धारा 40 लगा रही है। ये कोई इमरजेंसी तो नहीं है या कहीं युद्ध हो रहा है। युद्ध के लिए जो है इमरजेंसी कोई लैंड को खाली करनी पड़ती है, किसी चीज की, या हवाई पट्टी के लिए खाली पड़ती है। लोहारी के ग्रामीणों का साफ आरोप है कि सरकार ने जल विद्युत परियोजना के नाम पर विकास का दावा किया, लेकिन वहीं ग्रामीणों को इतना भी समय नहीं दिया कि उनको कहीं शिफ्ट किया जा सके। प्राथमिक विद्यालय की एक छत के नीचे कई परिवार पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यमुना नदी के किनारे बसा लोहारी गांव आज दूसरों को रोशन करने के चलते खुद जलमग्न हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से गांव वालों को केवल 48 घंटे का समय दिया गया गांव को खाली करने के लिए। ना तो उनके पास घर के ऊपर छत बची है और ना ही यहाँ पर कोई शौचालय की व्यवस्था है। लगभग 100 परिवारों का ये गाँव है जो आज गाँव के ही बगल में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो भी अपने प्रयासों से। सरकार की तरफ से बड़ी कार्य योजना थी तो उसको लेकर बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर कहीं पर भी होता नजर नहीं आया है। ग्राउंड जीरो से कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। और इस बीच लखीमपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हुई है। आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है। कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। तो बड़ी खबर बता दें, लखीमपुर हिंसा मामले में जब सुनवाई हुई तब आशीष मिश्रा को एक बड़ा झटका लगा है। जमानत की राह देख रहे आशीष मिश्रा की तमाम उम्मीदें नाउम्मीदी साबित हुई और जमानत रद्द हो गई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 हफ्ते में सरेंडर कर दें। कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। लखीमपुर हिंसा जिसको लेकर पूरे देश में सियासी बवाल मचा था और आपको बता दें आशीष मिश्रा को लेकर भी काफी बवाल हुआ था, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं और उनके पिता आपको बता दें अजय मिश्रा टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री है, उनके भी इस्तीफे की मांग विपक्ष ने की थी, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। लगातार मुलाकातों का दौर चला। विपक्ष ने भी कई आंदोलन किए। इस पूरी घटना को लेकर एक सियासी बवंडर देखने को मिला। आपको बता दें कि जब पूरे देश में किसान आंदोलन हो रहा था, इसकी एक झलक उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली थी और लखीमपुर में एक आयोजन हुआ था जिसमें अजय मिश्रा अपने बेटे के साथ जा रहे थे और आरोप लगा कि जब किसान रास्ते में उनका विरोध करने के लिए खड़े थे, नारेबाजी करने के लिए, तब आपको बता दें आशीष मिश्रा के ऊपर आरोप था
था कि उनकी गाड़ी ने उन किसानों को कुचला, जिसमें कुछ किसानों की मौत भी हुई थी और काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद आशीष मिश्रा कई वक्त तक फरार थे। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और अब जब वो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब जमानत को लेकर आज कोर्ट का फैसला आ चुका है। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आशीष मिश्रा को एक बड़ा झटका लगा है। जमानत रद्द कर दी गई है, 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के आदेश हैं। गाजीपुर से बड़ी खबर बता दें, पत्नी 2 बच्चों की हत्या कर युवक ने भी खुद आत्महत्या कर ली। युवक ने 2 बच्चों पत्नी की हत्या कर खुद भी जान दे दी और पत्नी और 2 बच्चों को गला दबाकर युवक ने मौत के घाट उतारा। युवक खुद फांसी के फंदे पर लटक गया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पत्नी और 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी युवक ने। हमारे सहयोगी प्रमोद कश्यप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। प्रमोद, सबसे पहले बताएं कि क्या था ये पूरा मामला, साथ ही क्या मृतक ने किसी तरह का कोई भी सुसाइड नोट छोड़ा है? जी अमित, आपको बताऊं कि जो ये है सादात थाना क्षेत्र का मामला है, जो कि सादात बाजार का स्थान बाजार का मामला है। और यहाँ पे जो है कि डब्लू सोनकर ने आत्महत्या की है, अपने 2 बच्चों का गला दबा करके और पत्नी का गला दबा करके, और खुद जो है कि फांसी पे लटक करके ये आत्महत्या किया है। और किसी प्रकार का अभी तक सुसाइड नोट जो है नहीं मिला है। और कयास ये लगाया जा रहा है कि इस तरह का जो मामला होता है कहीं न कहीं कुछ परिस्थिति को लेकर के होता है और कुछ घर के जो कर्ज वगैरह का जो मामला है इसको लेकर के होता है। इस तरह का घटना देखने को मिला है। अभी तक का जो घटना देखने को मिला है, तो कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि ये घटना जो है कि कर्ज को लेकर के हो सकता है। बिल्कुल प्रमोद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तब क्या आसपास के लोगों से पुलिस ने किसी तरह की पूछताछ की है, ताकि ये जो परिवार था उसकी पृष्ठभूमि मालूम हो सके कि इनके परिवार में कौन कौन रहता था और क्या किसी तरह का विवाद पति पत्नी के बीच में चला रहा था? क्या इस तरह की कोई जानकारी अभी तक पुलिस को मिल पाई है? जी अमित, ये जो इनका बड़ा भाई था वो होमगार्ड था, सादात थाना में ही होमगार्ड है। और इसके बाद ये जो भाई है ये पुलिस में है और ये जो है कि जो रेलवे की तैयारी कर रहा था ये, और इसकी उम्र महज जो है कि 28 साल थी और 2 बच्चे इसके थे। एक बच्ची 3 साल की थी और दूसरा 2 साल का बच्चा था। और ये कुछ दिनों से परिजनों का कहना है कि कुछ दिनों से ये बिल्कुल, और आगे जब जांच पड़ताल होगी तब और परतें खुलेंगी। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका हमसे जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।